स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट एंड देयर स्ट्रेंथ के बारे में। तो माइनस आई इफेक्ट कौन सा करता है? माइनस आई इफेक्ट क्या है? अगर जो फंक्शनल ग्रुप है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करे तो वो क्या होगा? माइनस इफेक्ट ग्रुप होगा। जैसे कि उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होता है? वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर पी ऑर्बिटल है तो वो सिर्फ BH2 के पास रहता है। दूसरा जो है, अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, वैकेंट जो है वो PR2 PR3 के पास रहता है, PR3 प्लस के पास रहता है, और PR2 के पास रहता है, SR के पास रहता है, और हेलोजन ग्रुप के पास रहता है, और SiMe3 के पास रहता है। और टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल भी आते हैं, जिसमें आते हैं कार्बोनिल और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स, या कार्बोनिल और उसके डेरिवेटिव्स, और सेकेंड होता है नाइट्रो ग्रुप, थर्ड साइनाइड होता है, और फोर्थ होता है SO3H। जो कार्बोनिल होता है वो क्या करता है? अपने जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट करता है, जिससे कि वो कार्बन पे प्लस से जाता है, और उसके कारण क्या होता है? यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल हो गया है। ये अगर एल्किन ग्रुप से जुड़ा है तो उससे पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। तो इस प्रकार के इफेक्ट को, जो फंक्शनल ग्रुप का अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करना दूसरे ग्रुप से पाई इलेक्ट्रॉन के सहायता से, तो उसको वो क्या कहलाता है? माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल कर रहा है जी। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन पे तो पहले नहीं था, लेकिन कार्बन ने क्या किया? वैकेंट ऑर्बिटल बनाया, इसलिए टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल कहलाता है क्या। ऐसा ही नाइट्रो में होता है। नाइट्रो में भी शिफ्ट होता है तो क्या होता है? नाइट्रोजन में प्लस से जाता है, जो कि माइनस आई शो करता है। साइनाइड में भी ऐसा होता है। कार्बन से और नाइट्रोजन के पास जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब कार्बन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल बनता है, जो क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। तो पाई बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो हम तो ये प्लस एम कहलाता है, और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो ये माइनस एम कहलाता है। स्ट्रेंथ ऑफ माइनस ओम ग्रुप की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें जो कार्बन में पॉजिटिव आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? वो ज़्यादा ही अपने और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिससे माइनस एम ज़्यादा होगा। तो अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ एक्स ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, जिससे माइनस एम का इफेक्ट भी कम हो जाता है। लेकिन अगर वो एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है, जिससे माइनस एम इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर COCl एसाइल क्लोराइड डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, तो क्लोराइड क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जो कि क्या करता है? माइनस एम को और बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा? जब कार्बन पॉजिटिव आएगा यहाँ पर तो उसके क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और बढ़ाएगा ये। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये न्यूट्रल दिखाता है। लेकिन अगर वहाँ पर CH3 हो तो प्लस आई शो करता है, और इसके प्लस एम के इफेक्ट मतलब कि कार्बोकेटाइन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करता है, और उसके क्या करता है? माइनस एम को घटाता है। वैसे ही अगर एनहाइड्राइड जुड़ा हो तो वही प्लस एम शो करता है, और क्या करता है? माइनस एम को घटाता है। और अगर कहीं पर एस्टर जुड़ा हो तो वो और भी ज़्यादा माइनस एम को घटाता है प्लस एम शो करके। और उसके बाद आता है एसिड का, एसिड सब उससे भी ज़्यादा घटाता है माइनस एम को। और जो एसिड एनहाइड्राइड है, जो एनहाइड्राइड है और एस्टर है और एसिड है और अमाइड है, ये सारों के सारे क्या देते हैं? प्लस एम देते हैं। और अमाइड भी क्या घटाता है? माइनस एम को। कार्बन सेंटर पे ये सब लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को घटाते हैं। तो इससे ज़्यादा पावरफुल होता है नाइट्रो का। नाइट्रो के ऊपर क्या होता है? इस पे जो है प्लस चार्ज आता है, और कार्बोनिल में कार्बन सेंटर पे प्लस चार्ज आता है। तो नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे जो डिफिशियंसी आता है वो उसको जल्दी ही हटाना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचना चाहता है, और जल्द ही अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चाहता है। इसलिए क्या होता है? नाइट्रो का पावर जो होता है कार्बोनिल के किसी भी से भी एसिल क्लोराइड से भी ज़्यादा रहता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहने से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उस पर हाई होता है, जिससे के कारण वो क्या करता है? वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, और वो हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है, कैपेसिटी रखता है। अगर हम उसके बात करें क्या? कार्बोनिल हो गया, नाइट्रो हो गया, साइनाइड की बात करते हैं। साइनाइड क्या होता है?
ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है, माइनस एम शो करता है। ये कीटोन और एस्टर के बीच लाई करता है, इसकी जो माइनस एम टेंडेंसी है वो कीटोन और एस्टर के बीच लाई करता है। कीटोन क्या शो करता है, प्लस आई शो करता है, उसमें CH3 ग्रुप जो जुड़ा है वो प्लस आई शो कर रहा है, जिससे उसमें कार्बन में जो पॉजिटिव आया है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो है कीटोन, साइनाइड, फिर एस्टर होता है। माइनस टेंडेंसी की बात करें तो इसलिए कभी भी ये तीनों को एक साथ नहीं देता है, ये लगभग अप्रॉक्स इक्वल होते हैं, इसलिए कभी कभी साइनाइड और कीटोन दे देगा या फिर साइनाइड और एस्टर दे देगा, कंपैरिजन करना है तो, लेकिन तीनों को एक साथ कभी नहीं देता है। तो नाइट्रो जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, एसिल क्लोराइड से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर एप्लीकेशन ऑफ माइनस एम इफेक्ट की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन की बात करें तो एल्किन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करके वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्किन है, अगर वो इंक्रीज करना है तो इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, प्लस एम वाले ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसकी बढ़ जाएगी। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो वो सारे क्या करते हैं, जैसे कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कैपेसिटी वाले को हमने जोड़ा, तो क्या करेंगे, वो डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इसका जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो घट जाएगा। तो अगर कोई ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है, पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, रेजोनेंस में है तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का दर बढ़ जाएगा। और अगर वहाँ पर अगर जोड़ दिया क्या माइनस ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का रेट कम हो जाता है। इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की बात करें तो क्या होगा, बेंजीन रिंग भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। तो उसका अटैक क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए अटैक करना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहलाता है। तो बेंजीन रिंग में अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एल्किन की ही तरह, मतलब डबल बॉन्ड की तरह इसमें भी क्या कर देगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिससे इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का रेट कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और उसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का रेट बढ़ जाएगा। कि एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें OM जुड़ा है, दूसरा में क्या जुड़ा हुआ है, एस्टर जुड़ा हुआ है, सॉरी, एक में OM जुड़ा हुआ है, दूसरे में OC डबल O बॉन्ड OCH3 जुड़ा हुआ है और तीसरे में C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप जुड़ा है। एक नॉर्मल बेंजीन है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाला प्लस एम शो कर रहा है, दूसरा प्लस एम शो कर रहा है, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन में थर्ड है माइनस एम शो कर रहा है और फोर्थ में नॉर्मल है। तो माइनस एम शो करने वाला क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ से घटाएगा, तो उसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कम हो जाएगा। तो C का सबसे कम होगा, उसके बाद D तो नॉर्मल है तो C से पहले आएगा। और A और B में क्या होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा उसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड शेयर कर रहा है, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव वो क्या नहीं कर पाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए वो A से तो कम होगा लेकिन बाकियों से ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस वन में और नॉर्मल वाले से ही ज़्यादा रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग पे OCH3 एक सिंगल इफेक्टिव प्लस एम डोनर है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा और इसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा हो जाएगी इस बेंजीन रिंग की। अगर बेंजीन रिंग में एक A और B दो फ्यूज रिंग है, तो वो अगर नाइट्रो ग्रुप A रिंग में जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब हम देखें कि A रिंग अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक या B, तो A रिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि A रिंग से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है और B रिंग में क्या हो रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो B रिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। अगर हम SO3H की बात करें, SO3H में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल की तरह इसमें C डबल बॉन्ड O जो रहता है कार्बोनिल में, उसी तरह H डबल बॉन्ड O के दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर ये किसी एल्किन ग्रुप में जुड़ता है तो ये भी माइनस एम शो करता है और इसका माइनस एम किसी भी कार्बोनिल सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके कार्बोनिल के किसी भी डेरिवेटिव से इसका जो माइनस एम है ज़्यादा पावरफुल होगा। और क्या करता है ये, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है जाता है कहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा
और सल्फ़र पे प्लस आ जाएगा, जो कि एल्किन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा पाई बॉन्ड के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर माइनस एम इफ़ेक्ट है। अगर हम बात करें नाइट्रो और एमीन की, नाइट्रो और एमीन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हैं कि नाइट्रो में लोन पेयर नॉट प्रेजेंट रहता है। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो इसमें क्या होता है, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल का कैपेसिटी आ जाता है। लोन पेयर नहीं है तो ये तो डोनेट कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये अगर यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल अगर क्रिएट हो जा रहा है तो ये क्या शो कर पाएगा, माइनस से ही शो कर पाएगा। लेकिन एमीन की बात करें तो क्या होता है, एमीन में लोन पेयर प्रेजेंट रहता है जो डोनेशन शो कर सकता है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो इसलिए एमीन क्या नहीं कर पाता है, माइनस एम शो नहीं कर पाता है। नाइट्रो में जो होते हैं उसके 3 बॉन्ड जो नाइट्रोजन के होते हैं वो तो नॉर्मल बन चुके होते हैं, लेकिन लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका रहता है। और एमीन में नॉर्मल बॉन्ड बनने के बाद उसका लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम प्लस एम और माइनस एम को नॉर्मली समझना चाहें तो क्या होता है, अगर पी ऑर्बिटल वैकेंट है और उसके बाजू में कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उस पर अपना लोन पेयर को डोनेट कर देगा। ये जो हुआ फंक्शनल ग्रुप का लोन पेयर डोनेशन पी ऑर्बिटल में, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना थ्रू पाई ऑर्बिटल, इस फंक्शनल ग्रुप का क्या कहलाएगा, प्लस एम कहलाएगा। और ये प्लस एम का कंडीशन है जिसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल किसके पास रहते हैं, या तो कार्बन पॉजिटिव है तो उसके पास रहेगा या फिर बोरॉन के पास रहता है। जनरली एल्किन के पास भी क्या रहता है, पी ऑर्बिटल, जिस पे भी ये डोनेट करके उसको शिफ्ट करता है। तो क्या होता है, माइनस एम का कंडीशन क्या है, अगर कहीं पर वैकेंट ऑर्बिटल है, कहीं पर पी ऑर्बिटल है और बाजू में अगर SO3H NO2 C डबल बॉन्ड O X कार्बोनिल साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने जो है जैसे सल्फर नाइट्रोजन कार्बन सेंटर पे वो क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। और जो पी ऑर्बिटल बाजू में है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उससे वहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो इसलिए ये जो क्या कहलाया, ये कंडीशन माइनस एम कहलाया, ये खींचना माइनस एम कहलाया। SO3H में एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सल्फ़र के पास क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि उसके बाजू में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो OH ग्रुप क्या कर रहा होगा, प्लस एम शो कर रहा होगा। लेकिन हमको देखने वाली क्या बात है, हमको यहाँ पर नहीं देखना है कि वो क्या शो कर रहा है वो OH, हमको सल्फ़र का टूवर्ड्स पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड के साथ क्या इफेक्ट शो कर रहा है उसको देखना है, वही इफेक्ट उस ग्रुप का इफेक्ट कहलाएगा। ये SO3H टोटल ग्रुप है, न कि OH एक डिफरेंट है, सल्फर एक है, इसलिए ये टोटल ग्रुप का इफेक्ट ही इसका क्या कहलाएगा, इफेक्ट कहलाएगा। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो डोनेट करता है, और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड O कार्बन से जुड़ा हो तो वो अपनी ओर शिफ्ट करके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण वो कार्बन को पॉजिटिव सेंटर बना देता है और वहाँ से उसको कैपेसिटी दे देता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करे। तो ऑक्सीजन एक बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी भी रख रहा है, और एक बार क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच के एक ग्रुप को पॉजिटिव बना के अपनी ओर खींचने की भी टेंडेंसी रख रहा है, एक बार देने की एक बार खींचने की। अगर हम वैकेंट ऑर्बिटल की बात करें, वो भी डी ऑर्बिटल की, तो Pr2 Pr3 प्लस Sr और Cl क्या रखते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखते हैं। मेनली ये कौन है, ये थर्ड पीरियड के ग्रुप वाले हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हैं ये, क्योंकि सेकेंड पीरियड वालों के पास कहीं पर भी क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं रहता है। तो हम समझते हैं जैसे CH2 माइनस ग्रुप से Pr2 जुड़ा हुआ है, तो Pr2 क्या होता है, Pr जनरली फास्फोरस क्या है, 3 बॉन्ड बना सकता है, नॉर्मल कंडीशन में ये 3 बॉन्ड बनाता है, ये 5 बॉन्ड भी बनाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन Pr2 में ये क्या बनाता है, ये 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखे रहता है अपने पास, और बाजू में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है CH2 माइनस, तो वो क्यों ज़बरदस्ती का अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके पास क्या होता है, ये थर्ड पीरियड ग्रुप का है, इस पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है, तो ये क्या करता है, बाजू के CH2 माइनस जो इलेक्ट्रॉन रिच है उससे अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगता है, अपनी ओर लेने लगता है, तो इसलिए ये माइनस एम शो करने लगता है। ये जो CH2 डोनेट कर रहा है माइनस सेंटर कार्बन आयन, वो पी पाई ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है, और यहाँ से जो एक्सेप्ट कर रहा है वो डी ऑर्बिटल में कहलाता एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहलाता है। अगर इसी जगह पर CH2 प्लस रहता जिसके पास एक पी ऑर्बिटल वैकेंट रहता और Pr2 नॉर्मल रहता, तो Pr2 के पास क्या है, एक लोन पेयर है,
तो उस लोन पेयर को वो डोनेट कर देता, तो यहाँ पर वो प्लस एम शो करता और पी पाई प्लस एम शो करता। तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, माइनस एम शो कर रहा है, सेकंड कंडीशन में यही PR2 ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है। तो ये कंडीशनली का क्या क्या करते हैं, प्लस एम भी शो करते हैं, माइनस एम भी शो करता है। और इसी की जगह हम सेम देखें क्या होता है NR2 ग्रुप को। यहाँ पर CH2 माइनस से जुड़ा हुआ NR2 ग्रुप क्या करेगा, इसके पास तो एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, थर्ड पेयर का नहीं है, तो सेकेंड पेयर में डी ऑर्बिटल न होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, लोकलाइज हो जाएंगे। CH2 माइनस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा और लोन पेयर भी, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो अब क्या, अगर CH2 प्लस है और वहाँ पर NR2 जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो लोन पेयर है NR2 में, वो CH2 प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो यहाँ प्लस ये क्या कर रहा है, NR2 क्या कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि NR2 क्या ओनली प्लस एम शो कर रहा है, लेकिन किसी के पास जैसे PR2 क्या कर रहा था, दोनों शो कर रहा था। ऐसे ही क्या होता है, अगर हम सल्फ़र और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन में 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। अगर उसके बाजू में अगर CH2 माइनस ग्रुप है तो बिल्कुल भी डोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर CH2 प्लस ग्रुप रहता तो ये भी प्लस एम शो करता, जैसे OH और OCH3 प्लस एम शो करते हैं। लेकिन सल्फ़र क्या होता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी रहता है और इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है। अगर इसके पास जो में CH2 माइनस आया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में, और CH2 प्लस आ गया तो ये अपना क्या दे देगा, लोन पेयर को। तो इस प्रकार से सल्फ़र भी क्या कर सकता है, जैसे SH ग्रुप है वो माइनस एम और प्लस एम दोनों शो कर सकता है। तो ये P पाई D पाई और P पाई दोनों शो करता है। और जब ऑक्सीजन रहता था तो उनके क्या होते थे, CH2 माइनस के जो P ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे CH2 माइनस के कार्बेनाइन में, वो क्या होते थे, लोकलाइज हो जाते थे। जिस प्रकार क्या होता है कि सल्फ़र ऐसा शो कर रहा है, वैसे ही क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं और क्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, अगर किसी ग्रुप से जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनाता है, CH2 माइनस से जुड़ा तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो वहाँ से ले लेगा और माइनस एम शो करेगा अपने डी ऑर्बिटल के सहारे। और बाजू में अगर CH2 प्लस ग्रुप जुड़ा तो उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में वो क्या कर देगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। ऐसे ही अगर PR3 प्लस को देखें तो PR3 प्लस क्या कर रहा है, फास्फोरस में जो लोन पेयर था वो उसने भी एक बॉन्ड बना लिया, अब उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब इस पर केवल क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसके बाजू में अगर CH2 ग्रुप जुड़ता है तो ये ओनली क्या कर पाएगा, माइनस एम शो कर पाएगा, ये कभी भी प्लस एम शो नहीं कर पाएगा। तो ये जो व्हिटिंग नेम रिएक्शन होता है, व्हिटिंग नेम रिएक्शन का ये फॉस्फोरस इलाइड क्या होता है, रिएजेंट होता है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर हम अगर डीलोकलाइज कर रहे हैं उसके लोन पेयर को, तो वो क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो P ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर कहीं पर हम उसको लोकलाइज बोल दे रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट नहीं रहता, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो उसके P ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं रहता है। और ऐसे ही हम NR3 प्लस की बात करें तो NR3 प्लस अगर CH2 माइनस के बाजू में जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो तो दोनों के दोनों लोकलाइज रहेंगे, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं। तो अगर CH2 माइनस जो है sp3 रहेगा। लेकिन यही CH2 माइनस अगर SR के बाजू में जुड़ता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 रहता। जिस प्रकार PR3 शो कर रहा है, क्या PR3 प्लस क्या शो कर रहा है, माइनस एम कर रहा है, उसी प्रकार PH3 प्लस भी माइनस एम शो कर सकता है। PH3 प्लस और PR3 प्लस में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, वो सेम होता है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि हाइड्रोजन डोनेशन करने की टेंडेंसी होती है। H प्लस डोनर क्या होता है, बेटर एसिड होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, H प्लस डोनेट करेंगे और उसका क्या बनाएंगे, माइनस एम बनाएंगे, सॉरी माइनस एम नहीं बनाएंगे, उसका एनायन बनाएंगे और एनायन की हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। हम इसका जो बना हुआ एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर O के बाजू में H जुड़ा हुआ है और S के बाजू में H जुड़ा हुआ है इस रिंग में, तो इस रिंग में क्या अगर H निकला दोनों से तो एनायन बनेगा। तो ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर ओनली रहता है तो वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा एनायन को, लेकिन सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है तो वो उसको स्टेबलाइज कर देगा अपने माइनस एम के थ्रू। और इसलिए यहाँ पर जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा होगा। अगर रिंग में डिफरेंट
हाइड्रोजन को अगर जोड़ दें और सल्फ़र को भी डिफरेंट जोड़ दें, तो अगर हम देखते हैं कि Ha को क्या करता है, 2 सल्फ़र स्टेबलाइज करता है वैकेंट d ऑर्बिटल के सहारे से, और Hb को क्या कर रहा है, 1 सल्फ़र स्टेबलाइज कर रहा है वैकेंट d ऑर्बिटल के सहारे से, मतलब -m से, और Hc को कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो Ha जो है के पोजीशन में वो H जो है जल्दी वहाँ से हटेगा और वहाँ के पोजीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। उसके बाद Hb निकलेगा, फिर Hc निकलेगा। ऐसे ही हम फास्फोरस और नाइट्रोजन में भी जोड़कर चेक कर सकते हैं। अगर जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसको हम ऑर्गेनिक में मेसोमेरिक बोलते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर के बीच जो क्या होता है रेजोनेंस, उसको हम मेसोमेरिक बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक में इसी को बैक बॉन्डिंग कह देते हैं। अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल की बात करें तो बोरॉन फैमिली के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है। उसके बाद सेकेंड पीरियड में किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहता है। CH2+ भी क्या बनाता है, वैकेंट ऑर्बिटल बनाता है, उसके पास पहले से प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसलिए बोरॉन फैमिली के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड की, तो उसके पास सबके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। अगर हम कहीं कहीं पर देखते हैं ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है सिग्मा बॉन्ड से, और पाई बॉन्ड से नहीं करता है। तो पाई बॉन्ड से नहीं अटैक कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड से कर रहा है, तो ये क्या रेजोनेंस नहीं कहलाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा, जो कि हम आगे स्टडी करने वाले हैं।